हेलो स्टूडेंट्स, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और मेरा परसेंटेज भी इसलिए कम हुआ क्योंकि इंग्लिश में नंबर कम था। तो ऐसा सोचने वाले स्टूडेंट हो जाओ सावधान, क्योंकि इंग्लिश में नंबर अब कम नहीं रहेगा, बल्कि इंग्लिश में हम टॉपर बनकर निकलेंगे। क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी स्टूडेंट को लगता है जिनको भैया 2024 बोर्ड एग्जाम देना है और वो सोचते हैं कि सर इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड है या इंग्लिश मेरे समझ में नहीं आती, तो टेंशन मत लो। मैं इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। इस सीरीज में मैं आपको इंग्लिश के वो सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और इस बार भी 2024 में आएंगे। तो भैया आपका भाई अभी जिंदा है, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरे इंग्लिश की तैयारी कराऊंगा, चाहे वो इंग्लिश प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, सारी चीजें। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, मतलब कुछ नहीं 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले तो आप इन 8 क्वेश्चन को तैयार कर लो जो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके इंग्लिश के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक होंगे और इंग्लिश प्रोज से होंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा इंग्लिश लिटरेचर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश प्रोज से होंगे आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट, उसका नाम है द लास्ट लेसन। देखिए चैप्टर हमारा फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, इसीलिए मैंने कहा है नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। जिसका नाम राजा है वो भी गरीबी झेल रहा है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप, यहां पे पुट कर दीजिएगा, पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि व्हाट हैड बीन पुट अप, क्या लगाया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट पर। बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसे बोर्ड लगा है उस पर सूचनाएं लिखी जाती हैं। अब तो मान लीजिए भैया व्हाट्सएप पे या किसी पे सूचना दे दी जाती है ग्रुप बनाकर, पहले क्या होता था ऐसे एक बोर्ड रहता था, ठीक है। उस पर जो भी आगे आने वाली छुट्टी या फिर जो भी प्रॉब्लम होती थी उस पर लिख लिया जाता था, ठीक है। तो ये जो द लास्ट लेसन चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। क्वेश्चन है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट, तो सूचना पट पर क्या लगाया गया था। तो देखिए एक आदेश आया था भैया बाहर से, उसी को सूचना पट पर लगाया गया था। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो स्टूडेंट चैप्टर को पढ़ रखे हैं उनके लिए ये बिल्कुल सिंपल सा है, वो चुटकियों में कर देंगे इसको, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा काम ऐसा नहीं है कि आपको फिर रटा के चले जाए और आपको याद हो जाए बाद में आप भूल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सूचना पट पर क्या लगाया गया था, तो देखिए एन ऑर्डर, एक आदेश फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से हैड बीन पुट, यानी कि लगाया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट पर। तो बर्लिन से आए एक आदेश को सूचना पट पर लगाया गया था, ठीक है। बर्लिन से एक आदेश आया था, उसी को सूचना पट पर लगाया गया था। वो आदेश क्या था इसको जान लीजिए। देखिए इट सैड, इसमें कहा गया था दैट की ओनली जर्मन, यानी कि सिर्फ जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल, स्कूल में ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सेस एंड लॉरेन की। तो इस सूचना पट पर यह बताया गया था कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, यानी कि पहले फ्रेंच भी पढ़ाई जाती थी, अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। फ्रांस में ये है, तो फ्रांस में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी भैया, कितना जैसे हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदी ना पढ़ाई जाए तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगा ही, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए द टीचिंग, पढ़ाना आप फ्रेंच को हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि रोकना पड़ा। तो फ्रेंच को पढ़ाई, फ्रेंच की पढ़ाई जो है वो रोक दी जाएगी या फ्रेंच की पढ़ाई रोकनी पड़ी। तो मतलब सूचना पट पर सिर्फ यही लगाया गया था कि बर्लिन से एक आदेश आया था कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बस हो गया। जिसको हिंदी में नहीं पता है वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बहुत आसानी से आंसर को लिख लेगा।
हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिनको ये क्वेश्चन पता हो। किसको किसको पता है कमेंट करके बताइएगा। पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक बताऊंगा, फिर चैप्टर 4 से लेकर जो आगे के चैप्टर है उनका बताऊंगा, ठीक है, मतलब पूरी तैयारी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से देख लेते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था? तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को सूचना पट्ट पर लगाया गया था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, उसमें बताया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई रोक दी जाएगी। ठीक, देखिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वो भी शायद इसी चैप्टर से। देखिए अब देखिए इसी चैप्टर में एक हमारे फ्रेंच हैं, फ्रेंच जो है एक स्टूडेंट है, ये देखिए फ्रेंच, और जो एम हेमल है वो टीचर हैं। दो पात्र बहुत ही ज्यादा फेमस है इसमें। कोई भी मतलब होता है चैप्टर तो उसमें लोग होते हैं, उसमें पात्र होते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंच जो है ये एक स्टूडेंट है और एम हेमल जो है वो टीचर है, ठीक है। एम हेमल जो है वो क्या है, वो टीचर है, ठीक। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, एम हेमल जो है भैया वो फ्रेंच पढ़ाते थे। अब जब स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी तो वो टीचर स्कूल छोड़ के चले जाएंगे। और जब कोई अपना लव्ड, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं टीचर को, अगर वो स्कूल छोड़ के चला जाए तो कितना बुरा लगेगा। आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपको कोई ना कोई एक स्पेशल टीचर होगा जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा वो पढ़ाता होगा, ठीक है। अगर वो किसी दिन स्कूल छोड़कर चला जाए तो आपके दिल पर क्या ठेस पहुंचेगी वो आपको पता है, बहुत ज्यादा हर्ट होंगे आप लोग, ठीक। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि व्हाट वाज फ्रेंच, व्हाट क्या वाज था फ्रेंच, फ्रेंच से एक्सपेक्टेड यानी कि उपेक्षा करना, एक्सपेक्टेड का मतलब आशा करना या उपेक्षा करना, ठीक है। टू बी प्रिपेयर यानी कि तैयार करने की, विथ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे उस दिन। तो उस दिन फ्रेंच को किस मतलब क्या तैयार करने की आशा की गई थी, मतलब फ्रेंच को क्या तैयार करने के लिए दिया गया था, ये आप कह सकते हैं। मतलब इसका मतलब है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन फ्रेंच को क्या तैयार करने की आशा की गई थी या क्या तैयार करने की उपेक्षा की गई थी। मतलब एम हेमल जो है उन्होंने होमवर्क दिया था कि भैया आपको पार्टिसिपल पढ़कर आना है। ग्रामर में पार्टिसिपल होता है, जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से आशा की गई थी या उपेक्षा की गई थी, टू प्रिपेयर तैयार करने की, ये लेसन एक पाठ ऑन पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल पर। तो फ्रेंच से पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की आशा की गई थी या उपेक्षा की गई थी। एम हेमल जी ने पार्टिसिपल पर क्वेश्चन दिया था। जैसे आप क्लास में हैं, आपके मान लीजिए इंग्लिश वाले टीचर हैं, वो कह दिए भैया कल आपको द लास्ट लेसन के सारे क्वेश्चन पढ़ के आना है, तो ये आपका होमवर्क हुआ। ऐसे एम हेमल जी ने फ्रेंच को पार्टिसिपल पर एक लेसन तैयार करने को दिया था। अब सिर्फ फ्रेंच को ही नहीं, पूरे क्लास को दिया था उन्होंने, ठीक है। पूरे क्लास में बच्चे हैं, फ्रेंच कोई स्पेशल तो है नहीं। जैसे हमारे लिए आप सभी बराबर हैं, कोई एक को मैं स्पेशल नहीं मानता, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, आप लोग हमारी फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। आगे देखें, एम हेमल हिज टीचर, जो उनके टीचर हैं, हैड अनाउंस, उन्होंने घोषणा की थी, दैट की ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न करेंगे ऑन पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल पर, ऑन दैट डे यानी कि उस दिन। तो एम हेमल जो उनके टीचर हैं उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो उस दिन पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे, बच्चों से पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, ठीक। आगे देखिए, फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच नहीं जानता था इवन भी द फर्स्ट वर्ड यानी कि पहला शब्द अबाउट देम, उसके बारे में। जो फ्रेंच है भैया, जो स्टूडेंट है फ्रेंच, वो पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था, पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानता था। अब मुझे तो पता नहीं है, क्या पता जानता ही रहा हो, लेकिन इसमें लिखा गया है कि फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी कि फ्रेंच जो है उसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था, पार्टिसिपल के बारे में, ठीक। आगे देखिए, ही वाज एक्सपेक्टिंग, वो उपेक्षा कर रहा था ये स्कोल्डिंग, डांटे जाने का, फ्रॉम हिज टीचर, अपने टीचर से, ऑन दैट डे यानी कि उस दिन। तो फ्रेंच को जब कुछ नहीं पता था तो वो उपेक्षा कर रहा था अपने टीचर से, वो डांटे जाने की उस दिन उपेक्षा कर रहा था कि अभी एम हेमल सर आएंगे और हमें डांटेंगे, ठीक है, मारेंगे तो है नहीं,
जो काम डांटने से हो जाए, मारने से क्या फायदा, ठीक है। तो वही लिखा गया, ही वाज एक्सपेक्टिंग ये स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, उस दिन वो अपने टीचर से डांटे जाने की उपेक्षा कर रहा था कि अभी सर आएंगे, हमको डांटेंगे क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा। पहले तो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूं, उसके बाद में मैं आपको पूरा इकट्ठे बताता हूं, ठीक है। देखिए, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या तैयार करने की उपेक्षा की गई थी। तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ये लेसन ऑन पार्टिसिपल, फ्रेंच से उस दिन पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की आशा की गई थी, उपेक्षा की गई थी। एम हेमल हिज टीचर हैड अनाउंस्ड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल ऑन दैट डे, एम हेमल जो कि उसके टीचर हैं, उन्होंने ये घोषणा की थी कि उस दिन वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, फ्रेंच को उसके बारे में एक भी शब्द नहीं पता था। He was expecting ये स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन वो अपने टीचर से डांटे जाने की उपेक्षा कर रहा था कि सर जी आएंगे, मुझे याद है नहीं भैया, तो डांटेंगे, ठीक है। आपको भी डांट पड़ी होगी अपने स्कूल में, या फिर हो सकता है कि दंडात्मक कार्रवाई भी हुई हो, आप लोग कमेंट तो करेंगे नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, किस चैप्टर से है, देखिए थर्ड भी हमारा इसी चैप्टर से है, मतलब जो एम हेमल है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अब चूंकि मैं सीरीज चला रहा हूं तो उसमें ये क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट है उसको लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड एम हेमल, एम हेमल ने क्या से कहा अबाउट के बारे में, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे कोई हिंदी के टीचर हैं, अब जैसे एम हेमल है फ्रेंच के टीचर भैया, तो फ्रेंच भाषा को वो बहुत अच्छा बताएंगे। कोई हमारे यहाँ हिंदी का टीचर है तो वो कहेंगे कि हिंदी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी भाषा है, ठीक है। अपनी अपनी भाषाओं का सभी लोग थोड़ा ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो हमारी तो है हिंदी भैया, तो हम लोग हिंदी, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, तो हम हिंदी को अच्छा मानेंगे। ये फ्रेंच है, फ्रांस के हैं, तो फ्रेंच को अच्छा मानते हैं। तो व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, तो ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच, फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि सबसे ब्यूटीफुल, सुंदर लैंग्वेज, भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। तो उन्होंने फ्रेंच को संसार की सबसे सुंदर भाषा कहा। अब हमारे लिए भैया तो हिंदी देखा जाए तो सबसे सुंदर भाषा है, भले ही हम कुछ भी पढ़ लें, ठीक है, लेकिन हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक। तो हम उसको सबसे अच्छा बताएंगे। ये फ्रांस के हैं तो ये फ्रेंच को अच्छा बताएंगे, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि इट वाज, ये था या है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक, लॉजिक का मतलब होता है तर्क और लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, लैंग्वेज, भाषा। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रेंच है ये भाषा सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, मतलब सबसे क्लियर भाषा है और सबसे तार्किक भाषा भी है। तो बहुत ज्यादा इन्होंने बड़ाई की अपनी भाषा का, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने ये भी कहा कि यह दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। तारीफों के पुल बांध रहे हैं, ठीक है, बांधना भी चाहिए भाई, अपने अपने देश के बारे में, अपने अपने देश पर सबको प्राउड है और अपनी अपनी राष्ट्रभाषा के बारे में सबको प्राउड है, ठीक है, हमें भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भले हम कितना इंग्लिश पढ़ लें, कितना भी कोई भी पढ़ लें भाषा, लेकिन हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा रहेगी, ठीक है। हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, पता होगा। देखिए व्हाइट डच, अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर पर, लॉस्ट स्प्रिंग पर। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने द लास्ट लेसन के चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ लिया, 3 क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे डीप वाटर चैप्टर के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से, लेखिका ऐसा क्यों कहती है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि कूड़ा करकट उनके लिए सोना है। मतलब देखिए इसमें होता क्या है कि कूड़ा करकट बीनने वाले लोग हैं, दिल्ली के जो सीमापुरी है, ठीक है, वहां पे कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में ये पार्ट जो है लॉस्ट स्प्रिंग है, 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो दिल्ली का जो सीमापुरी है वहां पे कूड़ा बीनने वाले लोगों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है, और दूसरा जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को यहां पे बताया गया है। दैट चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। देखिए क्या है,
मतलब लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है। ठीक है, जैसे भाई अब वो कूड़ा करकट बीन कर अपना जीवन यापन करते हैं, 2 वक्त की रोटी कपड़ा वहीं से मिलता है, तो उनके लिए वही सोना है। ठीक है, जहां से हमारा सोर्स हो वो बिजनेस हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो हमें कुछ दे रही है इसके बदले में क्या। ठीक है, देखिए गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि गार्बेज कूड़ा करकट इज है द ओनली सिर्फ मीन्स आप सर्वाइवल, मीन्स का मतलब साधन आप सर्वाइवल जीवन यापन का फॉर देम उनके लिए। तो कूड़ा करकट ही उनके लिए एकमात्र जीवन यापन का साधन है, मतलब कूड़ा करकट से ही उनका घर चलता है। अब भैया कूड़ा करकट लेके जाते हैं, घर में नहीं रख देते, उसको उठाते हैं, क्योंकि वो रैग पिकर्स हैं, वो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। ठीक है, तो वो इसी में साहेब भी हैं हमारे, अभी मैं आगे बताऊंगा, नाम है साहेब, बीनते हैं कूड़ा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं भैया पढ़ाई जमकर करो, ताकि आपका नाम ऐसा ना हो कि साहेब रहे बीने, आप वो काम करें छोटा सा। ठीक है, कुछ बड़ा करो और अच्छे से पढ़ो। तो क्या कहा गया कि गार्बेज जो है, जो कूड़ा करकट है, वही उनके लिए एकमात्र जीवन यापन का साधन है। वो कूड़ा करकट उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, कुछ चीजें उसमें मिल जाती है, उसको जाकर बेच देते हैं कबाड़ी वाले के यहाँ, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं और पैसे से ही घर चलता है। पैसा क्या है सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, दे सर्च, वे ढूंढते हैं फॉर समथिंग, कुछ वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान, इन द गार्बेज यानी कि कूड़े के ढेर में, एंड और सेल बेचते हैं फॉर ए लिटिल मनी, कुछ पैसों के लिए। वही जो मैंने बताया, वो जो है उस कूड़े करकट में कुछ मूल्यवान वस्तुएं ढूंढते हैं और उन्हें कुछ पैसों के लिए बेचते हैं। मतलब क्या करते हैं भैया, कूड़ा करकट है, उसमें कहीं प्लास्टिक मिल गया, कहीं लोहा गलती से मिल गया, या कुछ और वस्तु मिल गई, 2-4 रुपए का सिक्का मिल गया, या कुछ भी मिल गया, तो उसको उठाकर वो पैसे तो रख लेंगे, बाकी के जो चीजें हैं उसको बेच देंगे। ठीक है, कुछ वैल्यूएबल चीजें ढूंढते हैं जिनके बदले में उनको पैसे मिल सके। ठीक, आगे देखिए, दे पिच, वे गाड़ देते हैं दियर टेंट्स, अपने तंबू, व्हेयर एवर, जहां कहीं भी, दे वे कैन फाइंड रैग्स, वे कूड़ा करकट देखते हैं, तो वे अपना तंबू वहीं पे गाड़ देते हैं जहां कहीं वे कूड़ा करकट देखते हैं। मतलब उनका कोई घर नहीं है, जहां उनको कूड़ा करकट मिलता है वहीं पे अपना टेंट गाड़ देते हैं, वहीं पे रहते हैं, उसको बीनते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। जब वहां कूड़ा करकट खत्म हो जाता है फिर वो अलग जाते हैं, वहां पे अपना तंबू गाड़ते हैं, फिर वहां पे करते हैं। मतलब इनकी स्थिति को बताया गया कि किस प्रकार से ये रहते हैं, कितनी क्रूशियल कंडीशन है इनकी, कितनी बेकार कंडीशन है। ठीक है, आगे देखिए, सो इसलिए द ऑथर, लेखिका राइटली सेज, उन्होंने सही ही कहा है, दैट की गार्बेज जो कूड़ा करकट है, इज नो लेस देन, कम नहीं है, गोल्ड सोने से, टू द रैग पिकर यानी कि कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए। इसीलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि कूड़ा बीनने वालों के लिए कूड़ा करकट किसी सोने से कम नहीं है, क्योंकि उसी कूड़े करकट से उनका घर चलता है, उसी को बेचकर वो 2-4 पैसे पाते हैं और उसी पैसे से अपना घर चलाते हैं, तो वही उनका जीवन यापन का साधन है, तो उनके लिए वही सोना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम। Why does the author say garbage to them is gold? लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि कूड़ा बीनने वालों के लिए कूड़ा करकट सोना है? तो गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, कूड़ा करकट ही उनके लिए एकमात्र जीवन यापन का साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, वे कूड़े के ढेर में कुछ मूल्यवान वस्तुओं को ढूंढते हैं और कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए उसे बेचते हैं। दे पिच देयर टेंट्स व्हेरेवर दे कैन फाइंड रैग्स, वे अपने तंबू वही गाड़ देते हैं जहां कहीं भी उनको कूड़ा करकट दिखता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट द गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर, इसीलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि कूड़ा करकट उनके लिए किसी सोने से कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसी से उनका घर चलता है। समझ में आ गया? पहले मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूं, अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं आएगा। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको भैया एक घोल बना के देगा और पिला देगा, बस आपको समझ में आ जाएगा, करना पड़ेगा मेहनत। ठीक है, और अब ज्यादा टाइम भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये है हमारे साहब, वो भी कूड़ा करकट बीनने वाले लोगों में से ये भी हैं। नाम पे मत जाइएगा, नाम में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, कंडीशन देखिए इनकी। व्हाट इज साहब, यानी कि व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप रहेगा। तो व्हाट क्या, इज है साहब, साहब लुकिंग फॉर ढूंढ रहा, इन द गार्बेज डंप्स कूड़े के ढेर में। तो साहेब जो है वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? साहेब भी एक रैग पिकर है, वो भी कूड़ा बीनने वाला ही है। उसके जो माता पिता या और भी लोग हैं वो वहां पे कूड़े करकट बीनते हैं। आगे देखिए, व्हेयर इज ही,
वो कहां से है, एंड और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया है। तो पूछा जा रहा है कि साहेब कौन है, वो कहां से है और कहां से आया है। मतलब साहेब कूड़े करकट में क्या ढूंढ रहा है, वो कौन है और कहां से आया है, उसकी पूरी कुंडली आपको बतानी है। तो देखिए क्या है, साहेब इज है ये रैग पिकर, एक कूड़ा बीनने वाला। रैग पिकर का मतलब क्या होता है, रैग मतलब कूड़ा करकट, पिकर मतलब उठाने वाला, मतलब कूड़ा बीनने वाला है। तो साहेब जो है ये एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है, ठीक है। लेकिन लड़का है भैया तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि कुछ ब्राइट होता अगर फ्यूचर तो क्या बात होती, ठीक है। आगे देखिए वह इज है लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा गोल्ड, सोना, इन द गार्बेज डंप्स यानी कि कूड़े के ढेर में, ठीक है। तो वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये आपका होगा सेकंड लाइन। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटली यानी कि वर्तमान में ही वह इज है इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में। प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में वो दिल्ली में है, मतलब दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में आया है, कहां से आया है, वो बांग्लादेश से, मतलब वो एक शरणार्थी अगर देखा जाए, रिफ्यूजी, ठीक है। आगे देखिए, ही वो हैज आया है, कम आया है फ्रॉम बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश से। बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है, तो वहीं से वो आया है। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि साहेब जो है कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, है वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहां है और कहां से आया है, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देगा, वो आपको फंसाने की थोड़ा सा कोशिश करता है कि देखते हैं स्टूडेंट ने मतलब चैप्टर्स को केयरफुली पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, साहेब इज रैग पिकर, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वो कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा है। सोने का मतलब क्या हुआ, सोना नहीं, मतलब कूड़े के ढेर में कुछ ऐसी वस्तुओं को ढूंढ रहा है जिसके बदले में उससे पैसे मिल सके। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है, क्योंकि उन्हीं से उनका घर चलता है। आगे देखिए, प्रेजेंटली वर्तमान में ही इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में है, ठीक है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया है। मैंने बताया था दिल्ली का जो सीमापुरी है उसी में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब एक लोग नहीं कई लोग हैं, अपना टेंट वहीं पे गाड़ देते हैं, ठीक है, और वहीं पे रहते हैं जहां कहीं भी उनको कूड़ा करकट दिखता है, मतलब कोई रोजगार नहीं है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी उसी क्वेश्चन से है, मतलब इसी चैप्टर से, लॉस्ट स्प्रिंग से है, ठीक है। इज यहां पे कर दीजिएगा, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, यानी कि इज है साहेब हैप्पी खुश, वर्किंग एट द टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान पर काम करके। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करनी है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए साहेब ये जो है इसी चैप्टर में है, मतलब कूड़ा बीनने वाला लड़का है, तो अब ये कूड़ा करकट नहीं बीनना चाहता, क्योंकि कोई भी लड़का है वो ऐसा नहीं चाहेगा कि भैया कूड़ा करकट हम बीने, ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनालिटी होता है। तो ये अब जा रहा है चाय की दुकान पे, मतलब सोच रहा है भैया चाय की दुकान पे काम करेंगे तो कूड़ा बीनने से ये काम अच्छा है, ठीक है, थोड़ा रेस्पेक्टेबल है। तो देखिए क्या है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए। तो भैया चाय की दुकान पर काम करके भी वो खुश नहीं है, ठीक है, वो कुछ अलग करना चाहता है, समथिंग डिफरेंट। तो देखिए क्या है, साहेब डज नॉट सीम यानी कि साहेब डज नॉट सीम नहीं दिखता, टू बी हैप्पी खुश, वर्किंग काम करके, एट द टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान पे। तो साहेब जो है वो चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं दिखता, क्योंकि चाय की दुकान पे काम करके कौन खुश होगा, ठीक है। आगे देखिए, नाउ अब ही फील्स वो अनुभव करता है, बाउंड खुद को बाध्य, एंड बर्डन यानी कि बोझिल, वो अब खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है कि इस दुनिया की जो है माया चक्र में मैं फंस गया हूं। वो खुद को सोचता है कि मैं बाध्य हो चुका हूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, एकदम बंधा हुआ हूं अपने जो बिजनेस है, ठीक है, एंड बर्डन और एकदम बोझिल महसूस करता है खुद को ना, कि वो दुनिया पर बोझ है। आगे देखिए, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा, मतलब खुद का मालिक नहीं है, वह चाय की दुकान पे काम करता है तो वो एक नौकर की तरह है, ठीक है, मालिक तो रहेगा नहीं, तो वो अब खुद का मालिक नहीं है, जो दूसरे कहेंगे उन्हीं के इशारे पर काम करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए। तो साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहब चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं दिखता। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन, अब वह खुद को बाध्य और बोझिल महसूस करता है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब खुद का मालिक नहीं रहा, ठीक है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दो और क्वेश्चन है जो कि हमारे थर्ड चैप्टर से होंगे, डीप वाटर से। डीप वाटर का मतलब क्या होगा, गहरा पानी, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो लेखक है उसको
एक समुद्र में, मतलब उसमें ढकेल दिया जाता है, तालाब में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, When did the writer join the YMCA pool and why? यानी कि when, कब did the writer, लेखक ने ज्वाइन किया the YMCA pool को and why, और क्यों। तो पूछा जा रहा है कि लेखक ने YMCA pool को कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया, उसे क्या आवश्यकता पड़ी कि वो YMCA pool को उसने ज्वाइन किया। YMCA pool क्या है, इसमें जो है आपको तैरना सिखाया जाता है, आप तैर कैसे सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ एक दुर्घटना हुई थी, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए कि उन्होंने YMCA pool को ज्वाइन क्यों किया, ऐसी क्या आफत आ गई। तो देखिए क्या है, ही वॉज 10 ईयर ऑफ 11 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ही, वह, वाज थे 10 ईयर यानी कि 10 साल के, और 11 ईयर और कर दीजिएगा, और 11 ईयर्स ओल्ड यानी कि 11 साल के। तो वो 10 या 11 साल के थे व्हेन ही ज्वाइंड, जब उन्होंने ज्वाइन किया द YMCA pool यानी कि YMCA pool को। तो वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA pool को ज्वाइन किया। ये YMCA pool है क्या, इट ऑफर्ड, ये अवसर प्रदान करता है, एन अपॉर्चुनिटी, अवसर, टू लर्न यानी कि सीखने का, टू स्विम यानी कि तैरना। तो ये जो YMCA pool है, ये तैरना सीखने का एक अवसर प्रदान करता है। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यानी कि ये तैरने को सिखाता है कि आप कैसे तैर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए पानी में गिर जाए तो आपको तैरना आना चाहिए। तो क्वेश्चन था कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA pool एंड व्हाई, यानी कि राइटर ने YMCA pool को क्यों ज्वाइन किया और कब ज्वाइन किया। तो ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन द YMCA pool, वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA pool को ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, ये है तैरना सिखाने का एक अवसर प्रदान करता है कि हाउ टू लर्न टू स्विम, कैसे आप तैर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, वो भी इसी चैप्टर से। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर, वो कौन सी घटना है दैट विलियम डगलस, जो विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस जी बात करते हैं। तो वो कौन सी घटना है जो विलियम डगलस के साथ हुई, जिसके बारे में वो हमको बताते हैं, ठीक है। तो वो तैरना क्यों सीख रहे थे, कोई ना कोई रीजन होगा भाई, कोई ना कोई, अगर हम स्किल सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं। मान लीजिए हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं या कोई भी बिजनेस करना सीख रहे हैं, तो उससे हमें पैसे कमाने हैं। ऐसे ही ये जो है तैरना इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इनको डूबने से बचना है। मान लीजिए गलती से कहीं ये फंस जाए नदी में या फिर तालाब में, तो इनको तैरना आना चाहिए, खुद का जो है प्रोटेस्ट करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमसे बताते हैं। तो डगलस गोएज टू द स्विमिंग पूल, यानी कि डगलस गोएज टू द स्विमिंग पूल, यानी कि वो स्विमिंग पूल पर जाते हैं, ठीक है। एक दिन वो बैठे हुए थे आराम से, व्हेन, जब नो वन एल्स, कोई भी वहां इज देयर, वहां पे नहीं था। तो एक दिन डगलस जो है वो स्विमिंग पूल पर जाते हैं, मतलब एक स्विमिंग पूल होता है उसके पास में बैठे होते हैं, जब वहां पे कोई नहीं होता है, ठीक है। कोई नहीं था, आराम से बैठे थे भैया, कुछ सोच रहे थे, ठीक है। जैसे हम लोग बैठेंगे तो या तो पत्थर उठा के उसमें फेंकेंगे, ठीक है, कि उसकी जो वेव है वो कहां तक जाती है, ठीक है, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो कैसे कहां तक रहती हैं, ठीक है, ये हम लोगों का काम है। आगे देखिए, ही सिट्स, वो वहां बैठे थे, वेटिंग फॉर समवन, यानी कि किसी का इंतजार कर रहे थे। वेटिंग फॉर का मतलब, वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना, ठीक है। तो वेटिंग फॉर समवन, वो किसी का इंतजार कर रहे थे, टू कम, आने का। तो वो वहां बैठे थे और किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, कि वो आएंगे अभी, जैसे हम भी बैठ के किसी का इंतजार करें वैसे। ये स्टाउटली, तो भैया वो तो नहीं आए जिसका वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, मतलब एक हट्टा कट्टा लड़का, ठीक है, मोटा ताजा सा, तो लड़का वहां पे आता है, कम्स, आता है देयर वहां, एंड आउट थ्रो, फेंक देता है हिम, उनको, इनटू डीप वाटर, यानी कि गहरे पानी में। तो भैया जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो तो नहीं आया, लेकिन एक हट्टा कट्टा मतलब मोटा ताजा लड़का आता है, बॉडी बॉडी बढ़िया बनी थी, डोले सोले, वो आता है और उनको पानी में फेंक देता है, ठीक है। अब क्यों फेंकता है, रीजन तो मुझको भी नहीं पता है, क्योंकि मतलब वो बैठे थे वैसे ही फेंक देता है। ये एक आकस्मिक घटना थी जो विलियम डगलस के साथ हुई थी। आगे देखिए, दिस इज द मिस एडवेंचर, ये वही घटना है, ही स्पीक्स, जिसके बारे में, अबाउट, जिसके बारे में वो हमें बताते हैं, व्हिच ही नैरोली एस्केप्ड डेथ, व्हिच, जिससे ही नैरोली एस्केप, वो बच जाते हैं डेथ यानी कि मृत्यु से। ये ऐसी घटना है जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती थी और वो बाल मृत्यु से बच जाते हैं, ठीक है। इसका एक अलग से क्वेश्चन लॉन्ग में मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन था आपका
एक बार फिर से रिपीट करेंगे। व्हाट द मिसएडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं? तो डगलस इज गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर। डगलस एक दिन स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वो वहां बैठते हैं और किसी के आने का इंतजार करते हैं। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोज इनटू द डीप वाटर, एक हट्टा कट्टा लड़का वहां पे आता है और उनको पानी में ढकेल देता है। दिस इज द मिसएडवेंचर दैट ही स्पीक्स अबाउट इन व्हिच ही नैरोली एस्केप्ड डेथ। ये वही घटना है जो जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं, जिससे वे बाल बाल मृत्यु से बच जाते हैं। ठीक है, मतलब वो पानी में तो गिर जाते हैं, तैरना उन्हें आता नहीं था, ठीक है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। इसीलिए वो गए थे YMCA पूल को उन्होंने ज्वाइन किया था, ताकि वो तैरना सीख सके और आगे से भैया कोई ढकेले पानी में उनको तो वो आसानी से तैरकर बाहर चले आए। ठीक है, तो स्किल हमें सीखनी चाहिए। अगर तैरने से बचना है तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें डूबने से बचना है तो स्किल से मतलब तैरना सीखना होगा, और अगर हमें गरीबी से बचना है तो पैसा कमाना होगा। ठीक है, और अगर हमें आगे जाना है तो जमकर पढ़ाई करना होगा। तो आज की ये क्लास इन्हीं लाइनों के साथ फिनिश होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा इंग्लिश का, उसमें चैप्टर 3 के बाद जो क्वेश्चन होंगे वो मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्लास यहीं पर फिनिश होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।